सुल्तानपुर डकैती केस का एक और आरोपी एनकाउंटर में ढेर हुआ है। यूपी एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में मारा गया बदमाश अनुज सिंह। आरोपी मंगेश यादव के बाद अनुज सिंह एनकाउंटर में ढेर। उन्नाव के अचलगंज में मुठभेड़ में मारा गया बदमाश अनुज सिंह। सुल्तानपुर में 28 अगस्त को ज्वेलर के यहां लूटपाट की थी। खबर मिली थी कि सुल्तानपुर डकैती कांड के आरोपी उन्नाव के अचलगंज में है। एसटीएफ ने घेराबंदी की, जिसे देखकर बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और मुठभेड़ के दौरान अनुज को गोली लगी, जिसकी अस्पताल में मौत हो गई। यूपी एसटीएफ ने प्रेस रिलीज में जानकारी दी है कि अनुज के पास से 2 पिस्टल, भारी मात्रा में कारतूस और बैग से 4 किलोग्राम चांदी बरामद की गई है। घायल बदमाश की शिनाख्त अनुज प्रताप सिंह पुत्र धर्मराज सिंह निवासी ग्राम जनापुर थाना मोहनगंज जनपद अमेठी के रूप में की गई, जो 1 लाख का इनामिया था। घायल बदमाश को प्राथमिक उपचार हेतु 108 एम्बुलेंस के माध्यम से सरकारी अस्पताल में भेजा गया, जहां से उसे प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल उन्नाव भेजा गया। जिला अस्पताल में अभियुक्त को चिकित्सक द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। जिला फील्ड यूनिट की टीम व थाना अचलगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले इस केस में आरोपी मंगेश यादव को भी एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया था। सुल्तानपुर में 28 अगस्त को ज्वेलर्स के यहां पर लूट हुई थी। इस केस के 3 आरोपी अंकित यादव, फुरकान उर्फ गुज्जर और अरबाज अभी भी फरार हैं। बाकी आरोपी कानून के शिकंजे में। और इससे जुड़ी बड़ी खबर, एनकाउंटर पर बोले मृतक अनुज सिंह के पिता। ठाकुरों का एनकाउंटर कराकर मिल गई तसल्ली, ज्यादा मुकदमे वालों का एनकाउंटर नहीं। ये कर्मराज की तरफ से कहा गया है। सरकार की जो मर्जी कर सकती है, कर्मराज का ये बयान। सुल्तानपुर डकैती कांड में मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद यूपी में खूब सियासत हुई थी। समाजवादी पार्टी ने सरकार पर जाति विशेष को निशाना बनाने का आरोप लगाया था। अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर के बाद अब उसके पिता ने कहा कि ठाकुर का एनकाउंटर होने से अखिलेश यादव की इच्छा पूरी हो गई। अनुज प्रताप सिंह मेरा लड़का था, उसका सूरत में सिर्फ एक ही केस था और बाकी सुल्तानपुर में नाम था। पुलिस ने उसको एनकाउंटर करके मृत घोषित कर दिया। हम लोगों को कोई भी जानकारी है इस विषय में नहीं। लास्ट में गांव में कब आए थे? 3 मई में आया था, 4 जून को गए थे। चलो, अखिलेश यादव जी का इच्छा तो पूरी हो गई। कम से कम ठाकुरों के इनकाउंटर करके उनकी इच्छा की पूर्ति तो हो गई। ठाकुर का भी इनकाउंटर हो गया। जिसके पास 35-40 केस हैं उनका इनकाउंटर नहीं हो रहा, जिसके पास 1-2 केस हैं उनका इनकाउंटर किया जा रहा है। सरकार की मर्जी है, जो मर्जी हो सरकार कराए। समाजवादी पार्टी ने अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर को फर्जी बताया और कहा कि इस केस में बड़े अपराधियों को बचाया जा रहा है। तो इनकाउंटर हो समस्तीपुर में, इनकाउंटर हो कहीं और दूर राजस्थान में, तो समझ में आता है कि वो भाग गए थे, पुलिस ढूंढ के लाई। ये 40 किलोमीटर के रेडियस में ही सब 15 दिन में बैठे हुए हैं। तो ये 28 अगस्त को जो बैंक डकैती हुई थी, सीसीटीवी फुटेज में अनुज प्रताप दिख रहा है। फिर आपको क्या लग रहा है कि मतलब फर्जी इनकाउंटर? मैंने कब कहा कि अनुज प्रताप सिंह निर्दोष है? हमने कब कहा? किसी को हम सर्टिफिकेट देने का काम थोड़े करते हैं कि आरोपी निर्दोष है कि दोषी है। ये तो कोर्ट करेगा। हत्या नहीं कर सकते आप। पुलिस इनका मार सकती है तब जब पुलिस को कोई चैलेंज करे और पुलिस उसको गोली चलाए। इनकाउंटर एक घटना होती है, इनकाउंटर कहानी नहीं होती। हमारा और सबका परसेप्शन है कि कहानियाँ बनाई जा रही हैं। जब सरकार पे ठाकुरवाद का आरोप लगे तो एक उसका उसी समय बड़ा ही कोइंसिडेंट है कि उसी समय उसका इनकाउंटर हो जाता है। तो आप कह रहे हैं एक यादव हुआ तो एक ठाकुर हो गया? नहीं, इससे पहले जब 24 का चुनाव हारे हैं तब से लगातार ऐसी 4 घटनाएं हुई जहां सरकार ने ये परसेप्शन क्रिएट किया कि ये यादव मुसलमान सब कर रहे हैं। सुल्तानपुर डकैती कांड में हुए एनकाउंटर के बाद यूपी में सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने कहा है कि पुलिस आधार कार्ड देखकर गोली नहीं मारती है। वहीं मंत्री संजय निषाद ने कहा कि अपराधी की जाति नहीं होती है। विवाद को मुद्दा बनाया है अखिलेश जी ने। अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है। अगर वो जाति की बात करते हैं, अपनी जाति की बात करते हैं, तो 67 मुसलमान अपराधी मारे गए, 20 ब्राह्मण, 18 ठाकुर, 17 जाट गुजर मारे गए, 24 अति पिछड़ा मारा गया,
और 26 अन्य इनकाउंटर में मारे गए, जो सब अपराधी प्रवृत्ति के थे। इनके विषय में भी अखिलेश जी को बोलना चाहिए था। विपक्ष का सवाल है, उसका जवाब ही आज के दिन उनको बोलना चाहिए, बताना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए कम से कम सरकार को कि हमारी सरकार जनता के द्वारा, जनता से जो वादा किया कि तुम्हें सुरक्षा देंगे, न्याय देंगे, तुम्हारा सम्मान देंगे, तुम्हें जो है समृद्धि देंगे और तुम्हें माफिया मुक्त करेंगे, अपराध मुक्त करेंगे, भय मुक्त करेंगे। इस तरीके से आज हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। ये एजेंसियां हैं, उनकी सरकारों में एजेंसियां संरक्षण प्राप्त थी, हमारी सरकार में सजा देने के लिए मतलब अवसर प्राप्त है। और कुमारी शैलजा ने कल शाम खरगे से मुलाकात की। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कुमारी शैलजा ने खरगे से नाराजगी जाहिर की। खरगे ने शैलजा को मामला सुलझाने का भरोसा दिया है। खरगे ने मामला सुलझाने के लिए 1 से 2 दिन का समय मांगा है। शैलजा ने कहा 2 दिन में मामला हल तो प्रचार करूं। कुमार विक्रांत हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, सीधे रुख करते हैं उनका। कुमार, इस मुलाकात से एक बात तो साबित हो गई है कि शैलजा के मन में काफी असंतोष है और एक चुनौती बनी हुई है कि कैसे शैलजा को वापस चुनाव प्रचार में शामिल किया जाए। बिल्कुल 12 सितंबर के बाद से शैलजा ने चुनाव प्रचार हरियाणा में नहीं किया है कांग्रेस के लिए। और शैलजा ही नहीं है, वो शैलजा दलित चेहरा है कांग्रेस पार्टी का, और कांग्रेस दलित और जाट और मुस्लिम इनको अपना कोर बेस वोट मानती है। तो ये निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए परेशानी का सबब रहा। जिसके बाद शैलजा ने मल्लिकार्जुन खड़गे से बात की कल शाम को, और उसके बाद देर शाम शैलजा ने TV9 भारतवर्ष से कहा कि कांग्रेस मेरी रगों में बहती है, कांग्रेस का खून मेरी रगों में है, मैं कहीं बाहर नहीं जाने वाली। खट्टर साहब जो है वो अफवाह ना फैलाएं मेरे बारे में। तो ये तो तय है कि शैलजा पार्टी के भीतर रहकर लड़ाई लड़ेंगी। और रणदीप सुरजेवाला जो शैलजा के खेमे से आते हैं, उन्होंने आज सुबह ट्वीट किया कि 26 तारीख को यानी 2 दिन बाद शैलजा नरवाना में चुनाव प्रचार करेंगी, कांग्रेस पार्टी के लिए चुनावी सभा को संबोधित करेंगी। और एक और दिलचस्प बात यह है कि आज चूंकि मामला शायद नहीं सुलझा है, अब इसे संयोग कहे या प्रयोग, कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की 2 रैलियां आज हरियाणा में थीं, लेकिन अब से कुछ देर पहले जानकारी दी गई कि खड़गे उन दोनों रैलियों में नहीं जा रहे हैं क्योंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो कुल मिलाकर सब कुछ ठीक करने की कोशिश की जा रही है। खड़गे के करीबी सूत्र बता रहे हैं कि अगले 2 दिनों में इस मामले को सुलझा लिया जाएगा और 26 तारीख को शैलजा नरवाना से चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगी। 12 सितंबर से वो प्रचार में नहीं गई हरियाणा। शुक्रिया कुमार विक्रांत आपका इस जानकारी के लिए। और वहीं कांग्रेस में कुमारी शैलजा की नाराजगी के बीच रणदीप सुरजेवाला ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि कुमारी शैलजा नरवाना में 26 सितंबर को कांग्रेस प्रत्याशी के लिए प्रचार करेंगी। तो सोर्सेस के मुताबिक कुमारी शैलजा आज दिल्ली में अपने समर्थकों के साथ बैठक भी करेंगी। खबर आप देखिए। कुमारी शैलजा ने अब दिल्ली में सीक्रेट बैठक के जरिए कांग्रेस की बेचैनी बढ़ा दी है। सूत्रों ने बताया कि कुमारी शैलजा दिल्ली में समर्थकों के साथ गुप्त बैठक कर रही हैं। इस बैठक के जरिए कुमारी शैलजा अगली रणनीति बना रही हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच कुमारी शैलजा का अगला कदम क्या होगा। दरअसल टिकट बंटवारे में कुमारी शैलजा को ज्यादा तवज्जो नहीं मिली थी। खासकर 2 सीटों पर उन्होंने सबसे ज्यादा नाराजगी जताई। हिसार की नारनौंद सीट से उनके सबसे करीबी नेता कैप्टन अजय चौधरी दावेदारी कर रहे थे, मगर इस सीट पर कांग्रेस ने हुड्डा समर्थक जसबीर सिंह को उम्मीदवार बनाया। तो हिसार की उकलाना सीट से कुमारी शैलजा खुद लड़ना चाहती थी। कांग्रेस ने उकलाना से नरेश सेलवाल को उम्मीदवार बनाया। शैलजा की नाराजगी का दूसरा कारण हुड्डा समर्थक उम्मीदवारों की रैलियों में उनके खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया जाना है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि जहां हुड्डा समर्थकों को टिकट नहीं मिला है, वहां उनके समर्थक निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं। 12 सितंबर कांग्रेस की लिस्ट आने के बाद से शैलजा ने खुद को चुनाव प्रचार से दूर किया है। पूर्व मंत्री अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस में दलितों का सम्मान नहीं है। तो बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी कुमारी शैलजा के बहाने कांग्रेस को घेरा। कांग्रेस को जो वोट बैंक है वो तो खुद ही काट रहे हैं। कांग्रेस अलग अलग धड़ों की जमात है और सारे धड़े सभी सीटों पर कहीं पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष एक दूसरे का विरोध कर, उनकी वोट को खुद ही काटे। अब वो आरक्षण के साथ साथ दलित नेतृत्व भी खत्म करना चाहते हैं और इसीलिए एक षड्यंत्र के तहत जिस प्रकार से कुमारी शैलजा जी को टारगेट किया जा रहा है,
अन्यथा कांग्रेस अभी घोषणा कर दे कि हम कुमारी शैलजा जो एससी समाज से आने वाली बेटी है उनको हम बना देंगे मुख्यमंत्री, हम उनको दावेदार बनाते हैं मुख्यमंत्री पद का। नहीं बोल सकती कांग्रेस, क्योंकि मूलतः उसके रगों में, उसके डीएनए में, मतलब राजनीतिक रगों में, राजनीतिक डीएनए में कूट कूट कर दलित विरोध भरा हुआ है। और वहीं अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन। आज शाम चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। दूसरे चरण में 25 सितंबर को 26 सीटों के लिए मतदान होना है। जम्मू कश्मीर में आज दूसरे चरण के लिए सभी दलों ने पूरा जोर लगा दिया है। सेकेंड फेज में आज प्रचार के लिए कुछ घंटों का वक्त बचा है। 25 सितंबर को जम्मू कश्मीर विधानसभा की 26 सीटों के लिए मतदान होगा। दूसरे चरण में राजौरी, गांदरबल, हजरतबल, चरारे शरीफ, बड़गाम और श्री माता वैष्णो देवी सहित सभी विधानसभा सीटों के मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतदाता बुधवार को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग कर सकेंगे। चुनाव आयोग भी निष्पक्ष चुनाव की तैयारियों में जुटा हुआ है। हमारे इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस हैं, उसके हिसाब से चुनाव जो है वो एकदम फ्री और फेयर हो, और हमारी जो पोलिंग पार्टीज हैं वो प्रॉपर परफेक्ट चुनाव करवा के अपने अपने वापस रिसेप्शन सेंटर में आए। तो पहला हमारा जो फोकस है वो पोलिंग स्टाफ के वेलफेयर पे है और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस पे है। आज गांदरबल में गुलाम नबी आजाद ने कई सभाओं को संबोधित किया और अपने प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की। बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने जम्मू में रोड शो के जरिए बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार किया। रोड शो में भारी तादाद में लोग मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए पहले चरण का मतदान हो चुका है। इधर आरएसएस बीजेपी के रिश्तों पर केजरीवाल के सवालों का केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने जवाब दिया है, तो संजय सिंह ने एक बार फिर बीजेपी पर सवाल उठाए हैं। सुनिए। वो कंफ्यूज कर रहे हैं चीजों को। अब आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि दिल्ली में आप पटाखे नहीं छोड़ोगे। अब उनको बेल मिली तो उनको लगा कि मैं तो आरोप मुक्त हो गया, तो सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश भी तोड़ दिए उन्होंने, पटाखे छोड़ने शुरू। काहे के पटाखे छोड़ रहे थे भाई? जमानतें मिली ना आपको, आरोप मुक्त तो नहीं किया ना। तो वो कोर्ट के आदेशों की भी अवहेलना करते हैं समय समय पर। उनका ऐसा मानना है कि भी हम कोर्ट से भी ऊपर हैं, ऐसा लगता है उनको। अरविंद केजरीवाल जी ने आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी से 5 सवाल पूछे। पूरी आरएसएस खामोश है, पूरी भारतीय जनता पार्टी खामोश है। इसका मतलब अरविंद केजरीवाल जी के सवालों में सच्चाई है। अरविंद केजरीवाल जी के सवालों का जवाब पूरा देश चाहता है और आरएसएस और बीजेपी इस पर पूरी तरीके से खामोशी साधी। और चलिए अब बात करते हैं तिरुपति मंदिर लड्डू प्रसादम मामले की। और इस मामले के सामने आने के बाद आज तिरुपति मंदिर में शुद्धिकरण का अनुष्ठान जारी है। तिरुपति देवस्थानम ने प्रायश्चित के लिए इस अनुष्ठान को शुरू किया है। पूरा अपडेट आप देखिए। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर के हैं। प्रसादम में पशु चर्बी विवाद के बाद अब मंदिर में शुद्धिकरण अनुष्ठान जारी है। तिरुपति देवस्थानम ने प्रायश्चित के लिए विधि विधान से अनुष्ठान किया है। इस अनुष्ठान का मकसद गलती सुधारना और मंदिर की पवित्रता बनाए रखना है। तो तिरुपति मंदिर में महाशांति यज्ञ का भी आयोजन किया गया है। वहीं विजयवाड़ा से सीएम चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि जगन मोहन रेड्डी इस मामले पर ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे और ज्यादा भावनाएं आहत होती हैं। No, I am doing 3 angles. One is first of all purification. Prokshanam, that they will conduct according to traditions, Agama Sampradayam. Second, I am ordering an inquiry, IGP level or more than that. Then the team will establish the facts. Finally, all temples, all prayer places, respect to religious people only will work. Finally, we will prepare standard operation procedures for all temples. Accordingly, we will work it out. और तिरुपति लड्डू विवाद के बाद आज जब वीएचपी की बड़ी बैठक हो रही है, तिरुपति में हो रही इस बैठक में कई साधु संत शामिल हैं। देखिए पूरी खबर। तिरुपति लड्डू विवाद को वीएचपी ने बेहद गंभीर मामला बताया है। आज तिरुपति लड्डू विवाद पर वीएचपी की बड़ी बैठक हो रही है। तिरुपति में वीएचपी केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक में पूरे मामले पर मंथन जारी है।
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के साधु संत इस बैठक में शामिल हैं। इस बैठक में प्रसादम में मिलावट और उसके बाद के हालात पर चर्चा हो रही है। मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने की मांग पर मंथन किया जा रहा है। धर्म परिवर्तन के मुद्दे पर चर्चा और रणनीति पर विचार भी हो रहा है। तो दूसरी तरफ प्रसादम विवाद पर द्वारका पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य ने दुख जताया। उन्होंने कहा कि मंदिरों का प्रबंधन करना नेताओं का काम नहीं है। और वहीं आंध्र प्रदेश के तिरुपति लड्डू विवाद के बाद लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर ने भी बड़ा फैसला लिया है और बाहर से लाए गए प्रसाद का भोग लगाने पर रोक लगा दी गई। लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर में प्रसाद के लिए लगे नोटिस में साफ लिखा है कि आंध्र प्रदेश की घटना को देखते हुए मंदिर में बाजार से लाया गया प्रसाद नहीं चढ़ाया जा सकता है। ये भी लिखा है कि गर्भगृह में वही प्रसाद चढ़ाया जाएगा जो या तो खुद से बनाया गया हो या सूखा मेवा हो। मंदिर प्रबंधन को लगता है कि इसमें मिलावट हो सकती है। गर्भगृह में बाहरी जो प्रसाद आएगा वो अंदर नहीं जाएगा और आग्रह हम लोगों ने सारे श्रद्धालुओं से, भक्तजनों से और जो भी मंदिर तक आते हैं दर्शन हेतु उनसे ये आग्रह किया है कि आप लोग घर के बने प्रसाद को लाएं। उसमें कुछ भी प्रसाद हो सकता है, आप हलवा बना लीजिए, खीर बना लीजिए, पुआ बना लीजिए, जो भी आपके घर से स्वयं निर्मित हो सकता है। हालांकि प्रबंधन के इस आदेश से श्रद्धालु खुश नहीं हैं। उनका कहना है कि अगर प्रबंधन को मिलावट का संदेह है तो प्रसाद की जाँच करानी चाहिए। जो भी यहाँ पे प्रसाद वितरण हो रहा है, जो भी बाहर यहाँ पे दुकानें लगी हैं, लोग जहाँ से भी लेके आते हैं, फूड विभाग को यहाँ पे जांच करनी चाहिए क्या सही क्या गलत है। सब जगह पे ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ वहाँ पे अगर गलत हो रहा तो यहाँ भी ऐसा गलत हो रहा है। बात करें दिल्ली की, आतिशी ने आज सचिवालय में सीएम का पदभार संभाल लिया, लेकिन सचिवालय में केजरीवाल की कुर्सी पर बैठने के बजाय आतिशी दूसरी कुर्सी पर बैठी। सीएम आतिशी ने केजरीवाल की कुर्सी को खाली छोड़ दिया। पदभार संभालने के बाद सीएम आतिशी ने कहा, चुनाव के बाद अरविंद केजरीवाल इसी कुर्सी पर बैठेंगे। जिस तरह भरत जी ने खड़ाऊ रखकर सिंहासन संभाला था, उसी तरह मैं सीएम की कुर्सी संभालूं। और वहीं आतिशी के पदभार संभालने के बाद दिल्ली सचिवालय से टीवी9 संवाददाता जितेंद्र भाटी की ये रिपोर्ट आप देखिए। नई मुख्यमंत्री आतिशी ने अपना पदभार संभाला, लेकिन साथ में ये भी कहा कि एक कुर्सी साथ में रखी और कहा कि जिस तरीके से भारत ने भगवान राम के खड़ाऊं को रख करके उनके कार्यभार को संभाला था, ऐसे ही अगले 4 महीने तक वो भी इसी तरीके से अरविंद केजरीवाल खड़ाऊ को रख करके इस कुर्सी पर बैठेंगी, मुख्यमंत्री पद का निर्वहन करेंगी। और उन्हें पूरी उम्मीद है कि फरवरी में जब चुनाव होगा तो जनता एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री के से उन्हें साफ कर दिया है कि अगले 4 महीने तक वो केवल अरविंद केजरीवाल की अनुपस्थिति में ही मुख्यमंत्री पद का जो पदभार है संभाल रही है। और आतिशी के दूसरी कुर्सी पर बैठने पर बीजेपी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। आज दिल्ली को अपना नया मनमोहन सिंह मिल गया है। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री की चेयर खाली रखी गई तो दिल्ली वासियों को भी इसी प्रकार से मिसिंग इन एक्शन सीएम ही मिला था। पहले जेल वाला सीएम मिला, फिर बेल पे आया हुआ सीएम मिला जिसके पास कोई अधिकार या पावर बची नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट ने कंडीशन ऐसी लगाई थी। और आज प्रॉक्सी सीएम मिला है, अर्थात मनमोहन सिंह मिला है। और आज स्पष्ट हो चुका है कि जैसे सोनिया गांधी जी मनमोहन जी की सरकार को पीछे से चलवाती थी, अब कौन चलवाएगा। और दुख की बात यह है कि अपनी तुलना प्रभु श्री राम और भरत से की जा रही है। इधर पीएम मोदी ने अमेरिका दौरे के दूसरे दिन सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर बायोटेक्नोलॉजी कंपनियों के कई सीईओ से मुलाकात की और इस दौरान कई अहम मुद्दों पर बात भी की। न्यूयॉर्क में तकनीकी कंपनियों के सीईओ के साथ पीएम मोदी की बैठक हुई, जिसमें भारत की संभावनाओं और अवसरों पर चर्चा की गई। बैठक में प्रमुख अमेरिकी कंपनियों के सीईओ के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर और बायोटेक्नोलॉजी के अत्याधुनिक क्षेत्रों में अमेरिका के साथ सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। पीएम मोदी के साथ बैठक में एडोब के अध्यक्ष और सीईओ शांतनु नारायण, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, आईबीएम के सीईओ अरविंद कृष्णा, एएमडी की अध्यक्ष और सीईओ लीसा सू, मॉडर्ना के अध्यक्ष नूबर अफयान मौजूद रहे। व्हाइट हाउस द्वारा जारी एक जॉइंट फैक्ट शीट के अनुसार अलग अलग कंपनियों के सीईओ ने उभरती टेक्नोलॉजी पर नए प्राइवेट सेक्टर के सहयोग का स्वागत किया। जैसे कि आईबीएम द्वारा हाल ही में भारत सरकार के साथ एमओयू के माध्यम से एक सहमति की गई, जो भारत के एरावत सुपर कंप्यूटर पर आईबीएम के वॉटसन एक्स प्लेटफॉर्म को सक्षम बनाएगा।
पीएम मोदी ने कई देशों के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी की, जिसमें क्राउन प्रिंस, नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली भी शामिल थे। पीएम ने कहा कि बातचीत बेहद अच्छी रही। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई और नाविडिया के सीईओ जेनसन हुआंग ने भी क्या कहा, ये सुनते हैं। न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री मोदी से अलग अलग देश के सीईओ ने मुलाकात की और भारत को लेकर पीएम के विजन पर अपनी सहमति जताई। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने पीएम से मुलाकात के बाद क्या कहा, सुनिए। The Prime Minister has been focused on transforming India with his Digital India vision. He pushed us to continue making in India, designing in India. We are proud to now make our Pixel phones manufactured in India. He is really thinking about how AI can transform India in a way that benefits the people of India. NVIDIA के सीईओ ने बताया कि उनकी कंपनी भारत में स्टार्टअप और IIT कंपनी की शुरुआत करने जा रही है। जेनसन ने बताया कि पीएम तकनीक को लेकर बहुत उत्साहित नजर आए। I've enjoyed so many meetings with Prime Minister. He's such an incredible student, and every time I see him, he wants to learn about technology, artificial intelligence, the potential and opportunity for India, the impact on India's society and industry. और वहीं पीएम मोदी के अमेरिका दौरे का आज आखिरी दिन है। पीएम मोदी आज संयुक्त राष्ट्र को संबोधित करेंगे और भविष्य के शिखर सम्मेलन विषय पर संदेश देंगे। खबर आप न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भविष्य का शिखर सम्मेलन में आज पीएम मोदी के संबोधन पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी होंगी। यूएन में अपने संबोधन से पहले नासाउ कॉलेजियम में कल पीएम ने वैश्विक शांति के प्रति भारत की प्रतिबद्धता जताई। 2024 का ये साल पूरी दुनिया के लिए बहुत अहम है। एक तरफ दुनिया के कई देशों के बीच संघर्ष है, तनाव है, तो दूसरी तरफ कई देशों में डेमोक्रेसी का जश्न चल रहा है। कि अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए भारत के प्रयास का समर्थन किया है। भारत का मानना है कि अर्थव्यवस्था, जनसंख्या और लोकतंत्र के आधार पर उसे यूएनएससी में स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। इससे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत का दबदबा बढ़ेगा। पीएम मोदी आज अपने संबोधन में युवा विकास, महिला का सशक्तिकरण, स्थायी विकास और रिन्यूएबल एनर्जी, आतंकवाद और टेरर फंडिंग के मुद्दे पर बात कर सकते हैं। यूएन शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री कई विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। वहीं अमेरिका ने भारत को 297 प्राचीन वस्तुएं सौंपी हैं। ये प्राचीन वस्तुएं हैं जिन्हें तस्करी कर देश से बाहर ले जाया गया था। पीएम मोदी का अमेरिका दौरा उन धरोहरों के लिए भी याद किया जाएगा जिन्हें भारत को लौटाया गया है। अमेरिका ने भारत को 297 कलाकृतियां लौटाई हैं जो भारतीय संस्कृति से जुड़ी हैं। 297 कलाकृतियों में भगवान गणेश की मूर्ति, बलुआ पत्थर से बनी भगवान बुद्ध की प्रतिमा, कांसे की बनी भगवान विष्णु की प्रतिमा शामिल है। अमेरिका ने जिन कलाकृतियों को लौटाया उनमें ज्यादातर तस्करी के जरिए भारत से बाहर भेजा गया। भारत सरकार इस मुद्दे को लंबे समय से उठाती रही है। अधिकारियों ने जानकारी दी है कि 2014 से अब तक 640 कलाकृतियां भारत लौटाई गई हैं, जिसमें अमेरिका ने 578 वस्तुएं लौटाई हैं। खुद पीएम मोदी ने एक्स पर इसकी जानकारी साझा की और कहा कि सांस्कृतिक संपत्तियों की अवैध तस्करी के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करते हुए अमेरिका ने भारत को 297 अमूल्य कलाकृतियां लौटाई हैं। इसके लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन और अमेरिकी सरकार का शुक्रिया। 2021 में अमेरिका यात्रा के दौरान अमेरिकी सरकार ने 157 कलाकृतियां लौटाई थी, जिसमें से नटराज की कांसे की प्रतिमा शामिल थी। 2023 में मोदी की अमेरिका यात्रा के कुछ दिन बाद भारत को 105 कलाकृतियां लौटाई गई थी। अब बात ओडिशा के जगन्नाथपुरी रत्न भंडार की, जहां पर एएसआई ने सर्वे पूरा कर लिया है। आप देखिए। रत्न भंडार की गुप्त सुरंग का अब राज खुलने वाला है। जगन्नाथ मंदिर में एएसआई का सर्वे पूरा हो गया है। सर्वे के बाद श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन ने कहा कि रत्न भंडार का सर्वे निर्धारित समय से पहले ही पूरा कर लिया गया है। वहीं सर्वे के बाद रत्न भंडार इन्वेंट्री कमेटी ने जानकारी दी कि सर्वेक्षण से पता लगाया जाएगा कि रत्न भंडार में छिपा हुआ कोई कक्ष या सुरंग है या नहीं। सर्वेक्षण रिपोर्ट मिलने के बाद रत्न भंडार की सुरक्षा व्यवस्था को हाईटेक बनाने के उपाय किए जाएंगे। वहीं सर्वे करने वाली टीम का कहना है कि जल्द ही इकट्ठा किए गए डेटा की रिपोर्ट तैयार करेंगे। तो अभी कम से कम 7 स्टेज का तो डेटा प्रोसेसिंग है, फिर उसके बाद जब उसको जोड़ के
फिर जो हम डायरी में पूरा नोट किया कि इस जगह क्या है, तो उसके साथ मिला के फिर इंटरप्रिटेशन करते हैं। हम लोग सर उम्मीद करेंगे अगला 10 दिन से अंदर रिपोर्ट आ जाएगी। आप जल्दी कर देंगे, आप ऐसे दिन मत तय कराइए। अभी भगवान जी का बहुत आशीर्वाद था। हमने साहब ने जो है, हम जिस दिन पिछले दिन आए थे तो भगवान के सामने बोला कंप्लीट कीजिए। एएसआई ने शनिवार को एनजीआरआई विशेषज्ञों के साथ जगन्नाथ मंदिर में सर्वेक्षण का काम शुरू किया था। बाल यौन शोषण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बाल यौन शोषण के वीडियो देखना या डाउनलोड करना अपराध होगा। कोर्ट ने इसे पॉक्सो के तहत अपराध माना है। सुप्रीम कोर्ट ने आज बाल यौन शोषण के वीडियोस पर अहम फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाल यौन शोषण के वीडियो स्टोर करना और देखना पॉक्सो के तहत अपराध है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पादरीवाला की बेंच ने मद्रास हाईकोर्ट के उस फैसले को खारिज कर दिया जिसमें हाईकोर्ट ने कहा था कि अगर कोई बाल यौन शोषण के वीडियो डाउनलोड करता है और देखता है तो ये अपराध नहीं है, जब तक कि उसकी नियत इस मटेरियल को प्रसारित करने की ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि इसके लिए एक अध्यादेश लाकर बदलाव करें। सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों को भी निर्देश दिया कि अब पोर्नोग्राफी की जगह बाल यौन शोषण शब्द का इस्तेमाल करें। इससे पहले केरल हाईकोर्ट ने 13 सितंबर 2023 को एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि अगर कोई शख्स निजी तौर पर अश्लील फोटो या वीडियो देख रहा है तो यह अपराध नहीं है, लेकिन अगर दूसरे को दिखा रहा है तो ये गैर कानूनी होगा। दरअसल पहले केरल हाईकोर्ट और फिर उसी के आधार पर मद्रास हाईकोर्ट में एक आरोपी के दोषमुक्त हो जाने पर एक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 12 अगस्त को इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। नोएडा से बड़ी खबर है। नोएडा के गार्डन गैलेरिया मॉल में फायरिंग हुई है। गार्डन गैलेरिया मॉल में एक विवाद के बाद यह फायरिंग हुई है। नोएडा पुलिस ने 3 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार भी कर लिया। तो नोएडा के गार्डन गैलेरिया मॉल में फायरिंग की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है किसी बात को लेकर विवाद हुआ और उसके बाद यह वारदात सामने आई है। आगे बढ़ते हैं खबर हैदराबाद से। हैदराबाद में बीच सड़क पर एक शख्स की सरेआम हत्या कर दी गई। हत्या का आरोपी मृतक का जीजा है। वारदात की तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। 17 सेकंड के इस वीडियो में कातिल ने 7 बार हमले किए। बीच में एक शख्स ने उसे रोकने की भी कोशिश की, लेकिन वो तब तक नहीं रुका जब तक सड़क पर तड़प रहे शख्स ने दम नहीं तोड़ दिया। दिल दहला देने वाला वीडियो हैदराबाद का है, जहां एक शख्स ने धारदार हथियार से अपने ही साले की बेरहमी से हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद से आरोपी फरार है। गोलकुंडा पुलिस मामले की जाँच कर रही है। दादा शेख सादिक आणि बामर्दी సలీంని మన కంబల్కత్తి తోన కొట్టి చంపినట్టు తెలుస్తుంది. ఇంకా మనం కేసు విచారణలో ఉన్నది. ఇంకా ఏమన్నా తెలిస్తే కూడా ఆ ఇన్వెస్టిగేషన్లో మనం పూర్తి చేసి ఆ విధంగా మనం ఛార్జ్ షీట్ వేస్తాం। सलीम नाम का आरोपी बीच सड़क पर अपने साले सादिक पर चाकू से हमला करता रहा। इस दौरान बीच बचाव करने आए शख्स पर भी सलीम ने हमला करने की कोशिश की। मामले में खुलासा हुआ है कि आरोपी सलीम का अपनी पत्नी से किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था, जिसकी वजह से उसकी पत्नी पिछले कुछ दिनों से अपने मायके में रह रही थी। आरोपी जब अपनी पत्नी को लेने के लिए उसके मायके गया तो साले के साथ उसकी बहस हो गई, जिसके बाद उसने धारदार चाकू से उसकी हत्या कर दी। एमपी के बुरहानपुर में रेलवे ट्रैक पर डेटोनेटर मिलने का मामला सामने आया है। डेटोनेटर प्लांट करने वाला आरोपी गिरफ्तार हुआ है। आरोपी साबिर ने रेलवे ट्रैक पर रखे थे 10 डेटोनेटर। रेलवे का कर्मचारी है आरोपी साबिर, जिसका नाम बताया जा रहा है एनआईए, एटीएस, आरपीएफ और रेल मिनिस्ट्री पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। तो ये पूरा मामला डेटोनेटर रखे जाने को लेकर शुभम इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। शुभम, क्या जानकारी मिल रही है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि एक आरोपी पकड़ा गया है? देखिए, इस पूरे मामले की जांच खुद एटीएस कर रही है। मामला काफी गोपनीय है, क्योंकि जिस ट्रेन के आगे ये डेटोनेटर थे उस ट्रेन में सेना, एक तरह से सेना के लोग बैठे हुए थे और इसीलिए मामला काफी संवेदनशील है, गोपनीय है। इसको लेकर सेना भी खुद जांच कर रही है, एटीएस जांच कर रही है, मध्य प्रदेश पुलिस, आरपीएफ सभी जांच कर रहे हैं। और मुख्य खबर यही है कि साबिर, जो कि रेलवे का ही एक कर्मचारी है, उसी ने ये डेटोनेटर्स रेल के आगे लगाए थे। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल पूछताछ जारी है। जी, चलिए, शुक्रिया आपका शुभम इस पूरी जानकारी के लिए।